हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेन में। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के भाग 6 की। ये प्रश्न यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ऑप्शंस हैं 21 मई, 21 जून, 22 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो आप कहेंगे 22 दिसंबर को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? कह सकते हैं किसकी सलाह पर। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या फिर ठक्कर समिति। इसको मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो मूल कर्तव्य हैं, अगर पूछा जाए संविधान के किस भाग में है तो भाग 4A या फिर 4 का का में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पद धारण अवधि है। ठीक है, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त 2 पद होते हैं। ठीक है, पहले जो है निर्धारित था कि 6 वर्ष होगी इनकी पद धारण की तिथि, लेकिन 2012 से इसको बढ़ाकर पद धारण अवधि 8 वर्ष कर दी गई है। तो इसको याद रखिएगा कि लोकायुक्त की पद धारण अवधि अब जो है वो 8 वर्ष है। अगला है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन जरूर आता है, मधुमक्खी पालन, ठीक है, रेशम पालन, ये सारी चीज़ों से लेके सब्जी वाला भी इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने डाला है। इसको आप लोग सारा पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं आगे करवाऊंगा। तो इसमें ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हार्टिकल्चर या फिर ओलेरीकल्चर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है वो ओलेरीकल्चर में किया जाता है। ठीक है, अगला है, निम्न जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला है? देखिए, खासी, गारो, जयंतिया 3 पहाड़ी हैं जो मेघालय में पाई जाती हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का कि जैव भंडारों में कौन गारो पहाड़ियों पर फैला है, ऑप्शन है नोकरेक, अगस्त्य मलाई, दिहांग दिबांग या फिर नंदा देवी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो नोकरेक है वहाँ पर जैव भंडार बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, नोकरेक जो है यहाँ पर जैव भंडार बहुत हैं। और ये आपका जो अगस्त्य मलाई है ये पश्चिमी घाट पर पाया जाता है, पश्चिमी घाट पर है, ये भी याद रखिएगा। दिहांग दिबांग जो है ये अरुणाचल में है। ठीक है, और नंदा देवी उत्तराखंड में है, इसको भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाए दिहांग दिबांग घाटी कहाँ पर है तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में और अगस्त्य मलाई पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट का हिस्सा वही महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये वाला एरिया पश्चिमी घाट का हिस्सा होता है। ठीक है, अगला है, चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, केरल में, सिक्किम में या फिर तमिलनाडु में? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चिनार वन्यजीव विहार जो है ये केरल में स्थित है। अगला है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी, जैसे जिस गैस का रिसाव हुआ था, पूछ रहा है कौन सी गैस थी। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर CO, मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में यही गैस का रिसाव हो गया था। ठीक है, काफ़ी लोग मर गए थे। और ये जो गैस है ये बहुत ही विषैली होती है। इसका जो प्रयोग होता है वो कीटनाशकों के उत्पादन में होता है। ठीक है, अगला है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो फिर से बताते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। और इसकी एक ट्रिक है, उसको कहते हैं मित्र पर गमछा झार। तो मित्र से हो जाएगा मिजोरम और त्रिपुरा, पर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और राजस्थान,
गमछा से हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या फिर महानदी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी जो है वो एस्चुरी नहीं बनाती है। ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलती है। ठीक है, और ये उड़ीसा में प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, फिर उड़ीसा से प्रवाहित होते हुए और जो वहाँ का पारादीप है वहाँ से बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, तो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये तीनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। लेकिन महानदी जो है ये डेल्टा बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से या फिर वेग से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश के रंग का निर्धारण जो होता है वो तरंग दैर्घ्य से होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। हम लोग जो इंद्रधनुष के रंग बैनी, आह, पीनाला करके एक ट्रिक याद करते हैं। ठीक है, तो उसमें याद रखिएगा लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा और जो बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होता है। अगला है, कपास का प्रमुख घटक है प्रोटीन, वसीय अम्ल, सेल्यूलोज या फिर ग्लिसरीन। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसको ऐसे ही याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है, कपास का जो प्रमुख रासायनिक घटक है वो सेल्यूलोज होता है। ठीक है, अगला है, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? तो ऑप्शंस हैं, रूसी टीम ने, जर्मन टीम ने, अमेरिकन टीम ने या फिर ब्रिटिश टीम ने। तो जो ब्रिटिश दल था उसने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी, 5 फरवरी, 10 फरवरी या फिर 12 फरवरी। ठीक है, तो 10 फरवरी को जो है विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। और जो 2021 की थीम थी विश्व दलहन दिवस की, वो थी लव पल्सेस फॉर अ हेल्दी डाइट एंड प्लैनेट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। ये देखिए, अभी मैंने जब वो क्वेश्चन करवाया था उत्तरी गोलार्ध वाला तभी बताया था, लेकिन इसको फिर से बताते हैं। ऑप्शन है 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या फिर 22 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, अगला है, संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ठीक है, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर कनाडा। ठीक है, समवर्ती सूची होती क्या है मैंने पिछले वीडियो में बताया है। एक होती है, 3 तरह की सूचियां होती हैं, एक होती है केंद्र सूची या फिर संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है उसमें ऐसे विषय शामिल होते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, दोनों को अधिकार है उस पर कानून बनाने का। और एक बात कि समवर्ती सूची या फिर केंद्र सूची या फिर राज्य सूची का जिक्र जो मतलब उल्लेख किया गया है वो किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो सूची कौन है? राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, और इन तीनों सूचियों का जिक्र 7वीं अनुसूची में किया गया है, ये बात याद रखिएगा। तो समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? ठीक है, राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? तो ऑप्शन है 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या फिर 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया। राजकीय चिन्ह हमारा क्या है? सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है उसके शीर्ष पर जो बना हुआ है चिन्ह, वही हमारा राजकीय चिन्ह है। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है, अगला है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं अधिपादप, मरुद्भिद, जलोद्भिद या फिर मध्यपादप।
तो इसका आंसर हो जाएगा कि शुष्क वातावरण या फिर मरुभूमि इसको बोलते हैं, ठीक है। शुष्क जलवायु के पौधे जो होते हैं, शुष्क वातावरण को मरुभूमि कहते हैं। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहते हैं, ठीक है, मरुद्भिद। तो इसका आंसर हो जाएगा मरुद्भिद, ठीक है। और ये जो शुष्क वातावरण या मरुभूमि के पौधे होते हैं, ये उसी मरुभूमि या फिर शुष्क वातावरण या फिर कहिए जहाँ पे पानी की थोड़ा कमी होती है, उसी के हिसाब से ये अपने आप को बना लेते हैं। जैसे नागफनी, मदार, नेरियम, ब्रायोफिलम, ये सब ऐसे ही पौधे होते हैं, ठीक है, मरुद्भिद पौधे होते हैं। अगला है लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने हैं कवक व जीवाणु से, कवक व शैवाल से, कवक व ब्रायोफाइटा से, या फिर शैवाल व जीवाणु से। तो लाइकेन जो होता है, तो लाइकेन जो है ये दो पूर्णतया भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैत पादप होता है। मतलब इस पेड़ में दो भिन्न भिन्न वनस्पति मिली होती हैं, ठीक है। तो लाइकेन जो बना होता है उसमें एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कवक व शैवाल से मिलकर लाइकेन बनता है, ठीक है। और अगला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? 2008, 2009, 2010 या फिर 2011, ठीक है। तो जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसको हम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये भारत सरकार ने इसको 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित किया था, ठीक है। और ये जो NGT है ये पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा करता है, ठीक है। अगला है भारत में मैनग्रोव वन को हम ज्वारीय वन भी कहते हैं। मैनग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है मालाबार तट में, सुंदर वन में, कच्छ कारण में या फिर दंड कारण में, ठीक है। तो जो हमारा ये मैनग्रोव वन है या फिर ज्वारीय वन है, इसको याद रखिएगा, दोनों नाम इसके। इसको सबसे ज़्यादा ये जो है ये सुंदर वन क्षेत्र में है, ठीक है। सुंदर वन में, सुंदर वन को सुंदर वन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए या फिर जंगली हाथियों के लिए। तो जो पेरियार अभयारण्य है, सबसे पहले जान लीजिए है कहाँ, ये केरल में है और ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। अगला है त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में या फिर मछलियों में। तो सिंपल है, जो त्रिकोष्ठीय हृदय होता है ये उभयचरों में पाया जाता है, ऐसे याद रखिएगा। अगला है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वत की है। और अरावली पर्वत जो है हमारा वो राजस्थान में है, ठीक है, उसका ज़्यादा विस्तार राजस्थान में है। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है और गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा। अगला है संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या फिर विसुवियस। तो वर्तमान में जो संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो किलायू है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और किलायू ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है, ठीक है। किलायू ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। अगला है बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, ठीक है, मटर में, पोस्ते में, कपास में या फिर मक्के में, ठीक है। तो जो ये सेंसर विधि होती है वो पोस्ते के बीजों के प्रकीर्णन में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेंसर विधि जो होती है उसका जो बीजों का प्रकीर्णन होता है, मतलब बीजों को जो परिपक्व होकर उससे फल बनते हैं, उनका जो होता है सेंसर विधि, वो पोस्ते के दानों से उसको जो पोस्ते के बीज होते हैं उनका प्रकीर्णन करने के लिए सेंसर विधि का यूज किया जाता है। अगला है कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है नोक मतलब जो आगे का ये नुकीला सा हिस्सा होता है वो, दूसरा है मध्य भाग, तीसरा है पीछे का भाग और चौथा है किनारा। पूछा है कड़वाहट के लिए कौन सा हिस्सा संवेदनशील है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कड़वाहट के लिए पीछे का भाग जो होता है वो संवेदनशील होता है। जो आगे का छोर होता है वो मीठापन उससे पता चलता है। और जो पार्श्व किनारे होते हैं, दोनों किनारे जो होते हैं जीभ के, वो खट्टेपन का एहसास कराते हैं। और जो अग्र छोर होता है वो नमकीन स्वादों का अनुभव कराता है। तो कड़वाहट के लिए पीछे का क्षेत्र होता है, ठीक है। अगला है
जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? वन, तालाब, घासीय स्थल या फिर शुष्क स्थल? तो पहले ये जान लीजिए कि पिरामिड क्या होता है, ठीक है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसके विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार का जो रेखा चित्रीय निरूपण होता है। आप देखे होंगे एक फोटो बनी रहती है जिसमें से एरो हम बनाते हैं, एरो बना के बताते हैं कि पिरामिड सीधा है या फिर उल्टा है। तो ये जो रेखा चित्रीय निरूपण करते हैं उसी को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। और जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ध्यान से इसको समझिएगा, जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जीवभार का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ठीक है। लेकिन जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है, ठीक है। तो इसमें जलीय कौन सा है? देखिए, वन तो स्थलीय हो गया, घासीय स्थल भी स्थलीय हो गया, शुष्क स्थल भी स्थलीय हो गया। तो पूछ रहा है कि जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो हमने बताया जो जलीय होगा, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होगा उसी में उलट जाएगा। तो तालाब ही जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें उलट जाएगा। अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है। इसका संबंध किससे है पूछा है? जैव सुरक्षा समझौते से, प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से या फिर जलवायु परिवर्तन से। तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है इसका संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये जो है 29 जनवरी 2000 को सन 2000 को स्वीकार किया गया था, जबकि 11 सितंबर 2003 से ये लागू हुआ, ठीक है। और 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि भारत ने की थी। तो मेन इंपॉर्टेंट रखिए, ये याद रखिएगा कि 2000 में स्वीकार किया गया था और 2003 में ये लागू हुआ था। और कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है जैव सुरक्षा समझौते से है। अगला है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगरा में, झांसी में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? तो जो ये आपका राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है ये झांसी में स्थित है। झांसी जिला जो है उत्तर प्रदेश में है। और ये जो है 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR है उसकी एक यूनिट या फिर कह सकते हैं एक इकाई के रूप में इसको स्थापित किया गया था। अगला है कौन सा अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? राइनो मतलब एक सींग वाला गैंडा कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक सींग वाले गैंडे वाला क्वेश्चन कई बार पढ़ा होगा कि काजीरंगा में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा, लेकिन अगर राइनो पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। राइनो और एक सींग वाला गैंडा दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो आपका इसका आंसर बहुत आसान है। ऑप्शन है काजीरंगा गिर जिम कार्बेट बांधवगढ़, तो वही एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा में पाया जाता है। बहुत ही आसान है, ठीक है। और जो इसमें ये गिर है, रणथंभौर है, कार्बेट उद्यान है, ये सब जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका काजीरंगा ही प्रसिद्ध है। और ये 30 क्वेश्चन हमारे एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सीरीज़ के अगले पार्ट के साथ में। आप लोग पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।